इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए। शाम के 7:45 बजने को हैं। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान का AQI 348 है। आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। इसे हैजार्डस AQI कहते हैं। अच्छा AQI 0 से 50 का होता है, जो देश में कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। देश की हवा जहरीली होती जा रही है। चुनाव आयोग भी जहरीला हो गया है, क्योंकि इसी चुनाव आयोग के एक आदेश SIR के चलते देश के 38 BLOs की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री हो या मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई है, माथे पर चिंता के भाव दिखलाई नहीं पड़े हैं। प्रधानमंत्री तो संसद के बाहर आकर के कह ही चुके हैं, मौसम का मजा लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी तो मौसम का मजा ले सकते हैं, मौसम कैसा भी हो। चुनाव चोरी हो, वोट चोरी हो या हवा जहरीली हो, मगर देशवासी क्या करेंगे जब उनके मतदान का अधिकार ही उनसे छीना जाने लगेगा। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में है, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं, जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर CCTV फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। मोदी सरकार माफ करिए, अपने काम के जरिए चुनाव नहीं जीत सकी। 2024 लोकसभा चुनावों का नतीजा उनके माफिक नहीं आया। बीजेपी की गाड़ी 239 पर अटकी तो वोट चोरी की बड़ी तैयारी कर ली गई। कई राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीते वोट चोरी की मार्फत। बिहार में SIR हुई, उसका नतीजा भी हमने देखा। तो अब वोट चोरी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही। सत्ताधीश विपक्ष की आवाज को, कांग्रेस की आवाज को, राहुल की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वोट चोरी पर वो अपनी ही दलीलें देते हैं। बात आप कानपुर की करोगे, वो नागपुर की करेंगे। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली
डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल, नहीं फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji,
I challenge you to have a debate on the three press conferences. प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे माननीय, रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। सवालों के जवाब नहीं देंगे, चक्कर घुमाएंगे आपको, और रिश्ते वाली गृह मंत्री गाली भी दे देंगे। तो कल 14 दिसंबर है। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है, कांग्रेस ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। आरएसएस, बीजेपी या कहें हिंदू महासभा वगैरह, बीजेपी तो बाद में पैदा हुई, पहले जनसंघ था, इनकी कतई कोई भूमिका आजादी दिलाने में नहीं रही। आरएसएस तो 52 साल तक भारत का तिरंगा भी अपने दफ्तर पर नहीं लहराती थी। वंदे मातरम पर हमने बहस भी देखी, मगर यह भी नैरेटिव सेट करने के लिए थी। बीजेपी को, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। कल का दिन 14 दिसंबर हमारे लिए निर्णायक होने वाला है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर के जो महारैली होगी उससे एक रास्ता निकलेगा वोट चोरी को रोकने का। राहुल मुस्तैद हैं। राहुल अब सिर्फ राजनीति नहीं करते, वो देश के लिए लड़ते हैं, देश की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, देश को फिर से आजादी दिलाने के लिए लड़ते हैं। क्योंकि अब हम पहले की तरह 2014 से पहले जैसे आजाद हुआ करते थे वैसे नहीं रहे हैं। हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, वो चाहे बोलने का अधिकार हो या मतदान का अधिकार। जागना तो होगा, कांग्रेस के साथ आना होगा, राहुल के साथ आना होगा, प्रियंका जी के साथ आना होगा, खड़गे जी के हाथ मजबूत करने होंगे। जय हिंद।